नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। बालू 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 और सिर्फ बालू। आप गढ़वा चले जाइए, बालू का अवैध खनन की तस्वीर दिख जाएगी। आप पलामू चले जाइए, बालू का अवैध खनन की तस्वीर दिख जाएगी। आप लोहरदगा चले जाइए, बालू का अवैध खनन की तस्वीर दिख जाएगी। आप रांची आ जाइए, बालू का अवैध खनन की तस्वीर दिख जाएगी। आप गुमला चले जाइए, बालू का अवैध खनन की तस्वीर दिख जाएगी। आप सरायकेला चले जाइए, बालू का अवैध खनन की तस्वीर दिख जाएगी। आप धनबाद चले जाइए, बालू का अवैध खनन की तस्वीर दिख जाएगी। कौन है आखिर इस बालू के खेल के पीछे? पूरे राज्य में बालू का ये जो खेल चल रहा है, इस खेल के पीछे कौन है? कौन है वो चेहरा जो बालू का खेल करवा रहा है? आज उसी चेहरे पर जो नकाब है, उस नकाब को हटाने की कोशिश करेंगे और आज बात उस मुद्दे पर करेंगे। भ्रष्टाचार की बात होती है, झारखंड की बात होती है, लेकिन पर्यावरण की बात नहीं होती है। आज उस पर भी बात करेंगे और ये तमाम बातें होंगी डंके के चोट पर। सबको पता है कि बालू का खेल चल रहा है, हर कोई जानता है। ऐसा कौन है जिसे नहीं पता है कि बालू का खेल चल रहा है? लेकिन इस बालू के खेल की एक इनसाइड स्टोरी है, एक अंदर की कहानी है। इसमें जो मास्टरमाइंड है उसकी भी कहानी है। कई अधिकारी इस खेल में पिस गए हैं। बालू के एक बहुत बड़े खिलाड़ी ब्रह्मदेव प्रसाद सलाखों के पीछे हैं। लेकिन क्या उनका सलाखों के पीछे चला जाना सिर्फ एक कोशिश है? कोशिश इस बात की कि इस अपराध को, इस डिस्कशन को यहीं खत्म कर दिया जाए। कोशिश है लीपापोती की। क्या ऐसा है? आज हम आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मदेव प्रसाद तो ब्रह्मदेव प्रसाद हैं, लेकिन इनके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। सरकारी सिस्टम में इनकी मदद कौन करता है? गढ़वा की बालू की इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गढ़वा से इसका कनेक्शन बहुत गहरा है। सबसे पहले इस इनसाइड स्टोरी को दिखाती समझाती ये रिपोर्ट है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। बालू के खेल की इनसाइड स्टोरी। गढ़वा में कुछ समय पहले डीएमओ थे योगेंद्र बड़ाई। उस समय गढ़वा में अजय रस्तोगी नामक शख्स राणाडीह में बालू डंप चलाता था। नाम अजय रस्तोगी था, डंप बालू माफिया ब्रह्मदेव प्रसाद का था। स्थानीय लोग अक्सर शिकायत करते थे कि इस डंप में बालू नहीं रहता। डीएमओ योगेंद्र बड़ाइक ने शिकायत के मद्देनजर इस डंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर उस बालू डंप में स्टॉक शून्य पाया गया, जबकि रिटर्न के हिसाब से वहां बालू 11,13,560 घन फीट था। इसका साफ मतलब था कि यहां से बालू बिना चालान के बेच दिया गया था। पेपर पर तो बालू था, पर स्टॉक में बालू इसलिए नहीं था। यह खेल करोड़ों रुपए का नजर आ रहा है। सीधा गणित है। गढ़वा में 500 सीएफटी बालू 40,000 में बिकता है, यानी ये बालू लगभग 9 करोड़ के आसपास का था। डीएमओ योगेंद्र बड़ाइक ने तुरंत एक चिट्ठी माइंस डायरेक्टर रांची को लिखी। चिट्ठी में अनुरोध था कि इस डंप का स्टॉक शून्य किया जाए। इस चिट्ठी की एक कॉपी JIMMS वेबसाइट के प्रोजेक्ट मैनेजर को भी भेजी गई। जब ये सब हो रहा था तब पलामू के डीएमओ संजीव कुमार थे। इस मामले में कार्रवाई की जगह उल्टा एक्शन योगेंद्र बड़ाइक पर हो गया। डीडीएम राजेश पांडे ने योगेंद्र बड़ाइक को पद से हटाकर संजीव कुमार को अतिरिक्त प्रभार दे दिया। इतना ही नहीं, अजय रस्तोगी को आईडी 412159912001 में बिना बालू के ही 8,27,480 घन फीट का चालान दे दिया। ये डंप कोयल नदी से मात्र 10 फीट की दूरी पर है, जहां दिन रात बालू खनन होता है। न्यूज 11 भारत लगातार खबर दिखा रहा है, जिसके बाद ब्रह्मदेव प्रसाद तो जेल के अंदर है।
पर गढ़वा, रांची, पलामू में बालू का खेल लगातार जारी है। अब हम आपको बाघमारा की तस्वीर दिखाते हैं। बाघमारा, हम आपको अपने गढ़वा की जो इनसाइड स्टोरी है वो समझ ली होगी, नहीं समझी होगी तो अभी मैं समझाऊंगा, पेशेंस रखिए। लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि फ्रॉम गढ़वा टू धनबाद क्या कहानी चल रही है। तस्वीरों की जुबानी देखिए ना भाई, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है वही सच है। आपको मैं दिखाता हूं बाघमारा में क्या चल रहा है। एक बार बाघमारा की तस्वीर है, बाघमारा की एक रिपोर्ट है, वो दिखा दीजिए प्लीज। बालू का अवैध खनन देखिए, दामोदर का घुटता दम देखिए, तेलमोचो के डोंगा घाट की तस्वीर, आराम से बालू का अवैध खनन, न कोई रोक न कोई टोक। मुझे संज्ञान में आया, काफ़ी दिनों से ये धंधा चल रहा है। बालू का बहुत ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है। जिला प्रशासन की सूचना है कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि वो मिले हुए हैं, क्योंकि भारी मात्रा में ट्रैक्टर रोज 50 ट्रैक्टर 100 ट्रैक्टर रोज निकल रहा है। तो ऐसा कि बिना प्रशासन का खबर कैसे निकलेगा। इसकी सूचना हमने मंत्री जी को दिया है। हमारे लोकल में एक मंत्री जी हमारे बहुत नज़दीकी हैं, उनको मैंने सूचना दिया है। वो बोले हैं कि पूरा आप रिकॉर्डिंग और पूरा आर्थिक कौन संगठन चला रहे, कौन अफसर जिला में है, उसका बना के हमको एक आवेदन दीजिए। मैं सरकार को दे के मैं इन लोग को बर्खास्त भी कराता हूँ और इसको बदली भी कराता हूँ और इस सिंडिकेट को मैं जेल भी कराता हूँ। वो सब खाना पूर्ति के लिए किया जाता है ताकि ये लोग का महीना और बड़ा बन जाए, मोटा पैसा ये लोग को मिले, इसलिए खाना पूर्ति के लिए पेपर में छपवाते हैं कि हम लोग किया, कुछ होता नहीं है। मैथन क्षेत्र में भी कुछ ट्रैक्टर पकड़ाने की सूचना है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अभी भी देखिए आने के क्रम में एक ट्रैक्टर जो मिली है उसको जब्त करके उस पर भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। निरंतर हमारे स्तर से कार्रवाई की जा रही है। कहाँ है अंचल अधिकारी, कहाँ है डीएमओ साहब? कोई है जो रोक लगाएगा या फिर ऐसे ही चलेगा सब? अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। इस खेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार हैं रांची के डीएमओ साहब। अब मैं बता रहा हूं कि ये कहानी तब शुरू होती है जब गढ़वा के डीएमओ हुआ करते थे योगेंद्र बड़ाइक। योगेंद्र बड़ाइक जो हैं वो उन्होंने एक घाट का निरीक्षण किया। अब उस घाट के निरीक्षण में उन्होंने देखा कि भैया यहां पर तो दिखा रहा है कि बालू है ही नहीं है। और जब उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो ऑनलाइन चेक करके देखते हैं कि भैया यहां पर तो इतना फलाना लाख सीएफटी बालू दिखा रहा है कि भाई इतना बालू है। उस बालू का कैलकुलेशन करिएगा तो लगभग 8.5 करोड़, 8.25 करोड़ के आसपास का बालू है। अब योगेंद्र बड़ाइक ने एक लेटर भेजा माइंस डायरेक्टर को, बोले कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है, तो वहां पर जो बालू का जो ऑनलाइन चढ़ा उसको आप कर दीजिए 0। अब एक अधिकारी ने भेजा तो अधिकारी हुआ क्या देखिए, झारखंड का ये सिस्टम है, उस अधिकारी को वहां से हटा दिया गया। जो डीडीएम है उन्होंने बाकायदा हटा दिया इनको, योगेंद्र बड़ाइक को। हमारे साथ गढ़वा से आशीष जुड़े हुए हैं और हमारे साथ धनबाद से अरुण बर्नवाल जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों को, मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं, मैं 1 मिनट चाहूंगा कि वो मेहमान मुझे समय दे ताकि आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता दूं। आशीष, गढ़वा की स्टोरी सबसे पहले आप बता दीजिए। गढ़वा में बालू का खनन कैसे चलता है और कैसे आंखों में धूल झोंक करके एक ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर पकड़ के दिखा दिया जाता है कि देखिए कार्रवाई भी हो रही है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि गढ़वा में तो ऐसा स्थिति है, बालू का खेल ऐसा है कि 7 रुपए 50 पैसे पर सीएफटी, जो 2 घाट गढ़वा में है, जो सरकारी घाट है, 7 रुपए 50 पैसे पर सीएफटी, 600 सीएफटी देने का ये प्रावधान है, ये नियम लागू किया गया है जेएसएमडीसी के द्वारा। लेकिन हालात है कि 600 की जगह पर हजार सीएफटी गाड़ियां पैक करके 12 चक्के से यहाँ से अवैध तरीके से गाड़ियों को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। अब सोचिए कि जहां 5-5.5 हजार रुपए जहां देना है, वहां जेएसएमडीसी के द्वारा हम कह सकते हैं कि 18 से 19 हजार रुपया। अच्छा, उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं आशीष, उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि गढ़वा जिला में डीएमओ की पोस्टिंग मुख्यमंत्री के आदेश से हुई थी, लेकिन इनको हटा दिया गया डीडीएम के आदेश से, इसलिए क्योंकि इन्होंने बालू की चोरी पकड़ ली थी। आप देख लीजिए कि बालू के माफिया कितने मजबूत हैं। ऑनलाइन मेरे पास चालान तक मौजूद है, ऑनलाइन चालान मौजूद है, वो चिट्ठी मौजूद है जो योगेंद्र बड़ाइक ने रांची में भेजी थी बाकायदा खान डायरेक्टर को, लेकिन योगेंद्र बड़ाइक को हटा दिया गया। एक आदिवासी होने की उनको सजा दी गई। इसकी सजा दी गई कि वो ईमानदार थे, अभी भी वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग है।
क्योंकि उन्होंने बालू माफियाओं से हाथ नहीं मिलाया। आशीष अपनी बात पूरी करें। आपने बिल्कुल सही कहा। अब जो बड़ाई थे डीएमओ जो गढ़वा के थे वो तो घुट घुट कर जी रहे थे, क्योंकि एक दो बार मैं ऐसे ही मिला उनसे। उनकी जो हालात थी वो कहीं ना कहीं बहुत डरते थे, क्योंकि उनका जो कहना था कि मेरे ऊपर, हाँ वो बोले कि मैं ऑफ कैमरा बोल सकता हूँ पांडे जी, मैं ऑन कैमरा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। लेकिन उनके जो हालात थे कहीं ना कहीं बहुत डरते थे, और उनको पता था कि जो माफिया बालू माफिया जो आके कैंप कर रहे हैं गढ़वा में, उनसे भी उनको डर लगता था बोलने में। और इनका फिर भी वो जो किए, जो भी उन पर कार्रवाई किया गया, क्योंकि वो सही इंसान थे, सही काम कर रहे थे, कार्रवाई किया जा रहा था उनके पर, वो मुख्य दर्शक बन के गढ़वा में बैठे थे। उसके बाद चूंकि उन पर इतना प्रेशर था, उस समय हजारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां डेली यहाँ से उत्तर प्रदेश अवैध तरीके से ओवरलोड करके भेजा जा रहा था, अवैध तरीका से बालू उत्खनन किया जा रहा था गढ़वा का 2-3 नदियां से। लेकिन वह इंसान उसके बाद भी काम किया, उन्होंने काम करने का कोशिश किया, लेकिन उनको इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि जो आपने मामला बताया अभिषेक, उस मामले में उनको यहाँ से तबादला कर दिया गया। लेकिन जो फिलहाल जो डीएमओ गढ़वा में, ये कौन सा यहाँ पे भ्रष्टाचार को रोक लगा दिया? आज भी बालू गढ़वा में बालू के हालात है कि आज भी गलत तरीके से बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। जब मैं कह सकता हूँ कि जेएसएमडीसी का भी कहीं ना कहीं इसमें जरूर मिली भगत है, क्योंकि मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूं, मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जेएसएमडीसी की मिली भगत नहीं है, जेएसएमडीसी ही खनन माफिया है। मैं बता रहा हूं आपको, गंगाधर ही शक्तिमान है। मैं यहां चिक चिक के कह रहा हूं, बस पकड़ना है कि गंगाधर कौन है और शक्तिमान कौन है। मेरा पैनल जो मौजूद है वो भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। देखिए, एक बार मैं धनबाद चल रहा हूं, अरुण बर्नवाल साहब, धनबाद की तो स्थिति ऐसी है कि बचरा घाट में तो कोई अधिकारी घुस ही नहीं सकता है, जो घुसेगा उसको पीट के भगा दिया जाता है। मतलब वहां पर तो बालू माफिया ही गुंडा है, वही सरकार है, सब कुछ वही है। अरुण बर्नवाल, देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से कह सकते हैं जो धनबाद जो कोयलांचल के नाम से जाना जाता है, इसके गुपचुप तरीके से बालू का जो अवैध कारोबार चलता है वो कोयले के अवैध कारोबार से काफी बड़ा है और सालों भर चलने वाला ये सिंडिकेट है। आपने जिस बजरा घाट की बात की वो ठीक जामताड़ा से सटा हुआ इलाका है, धनबाद और गिरिडीह जिला का बॉर्डर, और वहां पे नाव से 24 घंटे आपको बालू नदी से, बराकर नदी है जो आगे मैथन डैम में जिसको बांध दिया गया है, उस नदी से 24 घंटे बालू निकालने का काम किया जाता है। और अगर भूले भटके कि कोई खबर नवीस या फिर कोई ईमानदार अधिकारी अगर उधर चलेगा तो उसकी खैरियत नहीं। तो आप समझ सकते हैं ये बजरा घाट है। और जहाँ तक बात कही तुपचाची के जोंगा घाट की, टुंडी में 2-3 घाट है जिसमें एक सर्रा घाट है, खुलेआम मिली भगत के माध्यम से उस घाटों से बालू उठाने का काम किया जाता है। और जिसका नतीजा ये है, आप समझ सकते हैं जो 1 रुपये का जो कीमत जिस बालू का होना चाहिए वो 4 रुपये 5 रुपये तक जरूरतमंदों को मिलता है। तब अब इस 3-4 रुपये का जो बीच का जो गैप है, इसमें कौन कौन इसमें शामिल होते हैं ये आसानी से समझा जा सकता है, न सिर्फ माइनिंग विभाग के बल्कि दूसरे और जो भी जितने मॉनिटरिंग विभाग है सबके अधिकारी का हिस्सेदारी इसमें रहता है और तभी ये सिंडिकेट चलता है। तो धनबाद भी कोयले के साथ साथ बालू के रूप में, बालू के अवैध धंधे के रूप में बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण बर्नवाल आपका, बहुत शुक्रिया आशीष पांडे आपका। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने सच बताया। अब मैं कुछ तथ्य बताता हूं। देखिए, पलामू जिले में अवैध बालू डंप को सीज करके उसे प्रमोद प्रसाद, ब्रह्मदेव प्रसाद के जो भाई हैं, उनको देकर डंप में करोड़ों सीएफटी बालू का चालान देकर के उस चालान को जिले के अन्य सभी बालू डंपों में कागजी ट्रांसफर दिखाकर सभी जगहों से रेल और सड़क के माध्यम से उत्तर प्रदेश और अन्य जिलों में बालू बेचा गया है, जिसमें करोड़ों की राशि कमाई गई है। बाकायदा हमारे पास प्रूफ है इसका, एक एक चीज बाकायदा मैं प्रूफ पर बोल रहा हूं, हवाई बात नहीं करता मैं। पलामू जिला में पत्थर चिप्स का 250 रुपए की जगह पर 132 रुपए रॉयल्टी लेकर चालान जारी कर दिया जाता है, जिससे सरकार को तो खैर नुकसान होता है, सो होता ही है। पैसे को कुछ पट्टाधारी क्रशर मालिक और संजीव कुमार द्वारा आपस में बंदरमाट कर लिया जाता है। संजीव कुमार कौन? संजीव कुमार आप सोचेंगे खनन माफिया है, लेकिन नहीं, मैं बताता हूं, रांची के डीएमओ हैं और पलामू में डीडीएम के प्रभार पर भी उनके पास जिम्मा है। आप सोचिए, इतना कुछ चल रहा है झारखंड में, बहुत कुछ चल रहा है झारखंड में, लेकिन इतना बोलने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भगवान भरोसे। देखिए, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह साहब मौजूद हैं और मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुष्मिता जी मौजूद हैं। सरोज जी, बहुत कुछ दिखा रहे हैं हम।
आप मुस्कुरा रहे थे जब सब रिपोर्टर्स भी बोल रहे थे, बताइए। देखिए, जो बालू का ये खेल, बालू ही नहीं, ये सरकार में जो खेल चल रहा है, बालू नहीं, बालू, पत्थर, कोयला, आए दिन देख रहे हैं कि चाल धस रहा है कोयला चोरी में। विधायक सदन में कह रहे हैं खड़ा होकर के सरकारी पक्ष के ही कि पूरा सुबह में पहाड़ देखते हैं साहेबगंज में और सुबह में जो है समतल हो जाता है। तो बालू, पत्थर, कोयला सबका जो है ना लूट जारी है, लूट, डकैती जिसको कह सकते हैं, खुलेआम हो रहा है। और आप जिसका नाम बता रहे डीएमओ वगैरह, इनकी क्या औकात है, ये तो सब जो है सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। बेचारा एक ईमानदार आदमी है, पिस गया। और जेएसएमडीसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जेएसएमडीसी का तो हालत ये है कि माइनिंग, जेएसएमडीसी के एमडी जो हैं और माइनिंग के माइंस के जो एमडी सेक्रेटरी हैं, माइंस मिनरल्स के जो सेक्रेटरी हैं और जेएसएमडीसी के एमडी हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कोर्ट का भी आदेश आया है 2006 में कि ये एक व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की जी। और उसके बाद एमडी जो है वो सब जो है माइनी बालू का घाट ले लिया जेएसएमडीसी, और लेने के बाद जो आप दिखा रहे थे कि सरकार को चूना लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को चूना लग जाए, चूना लगाइए, और सरकार को चूना लगा रहे हैं 500 का चालान 200 में बेच दें, चालान में 500 के जगह 5000 का बालू भेज दें। वो जेएसएमडीसी इसीलिए लिए, उनको नुकसान में जाएगा, उसको कोई चिंता नहीं है, सरकार नुकसान में जाएगी, लेकिन ये माफिया और सिंडिकेट तो माला माल होंगे। ये जो शोषण हो रहा है। अच्छा, इनकी ताकत देखिए, आप देखिए कितना ताकतवर है ये, मतलब सिंडिकेट। डीएमओ लेवल का अधिकारी उसको प्रताड़ित कर दिया। ये झारखंड आदिवासियों का राज्य कहते हैं, और एक आदिवासी अधिकारी की ये स्थिति है कि वेटिंग फॉर पोस्टिंग, वो बेचारा बोल रहा है कि भैया किसी तरीके से बचा लीजिए। मैं पत्रकार हूं, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देने की कोशिश हुई, बाकायदा वो जेसीबी चढ़ा देने की कोशिश हुई जब मैं बालू की खबर कर रहा था। तो ये तो इनका दुस्साहस। हाँ, मुझे जानकारी है, आप एक बार गए थे वहाँ रिपोर्टिंग करने, तो देखने के लिए, जो आप यहाँ चैनल में बोले थे कि मैं जाऊँगा देखने के लिए, जो वहाँ बालू था, मुझे याद है। मैं बता रहा हूँ ना, एक कहावत है बंगला में कि सापेर काछे बेंग नाचे, तार पीछे कोई गुनी आछे। ये जो लोग नाच रहे हैं इसके पीछे गुनी है, और गुनी कौन है? तो गुनी सरकार है, सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं। जब मुख्यमंत्री अपने नाम से लीज कराते हैं, हिंदुस्तान में पहली घटना है जो मुख्यमंत्री के नाम से लीज हो, तो आप समझ सकते हैं उनके भाई तो पुराने डेट की है ना, खैर उस पर तो क्या जाए, माने लीज है, मुख्यमंत्री लीज कराते हैं, उनके भाई के नाम से विधायक है, उनके नाम से ग्रैंड माइनिंग पर बकाया है सरकार का। खैर, और ये पूरा जो लूट है, जो लूट जिस तरह से मचा हुआ है, देखिए बालू की जरूरत सब जगह है, विकास के काम भी हो रहे हैं, लोगों को भी आवश्यकता है, जरूरत भी पड़ती है। तो प्राकृतिक का शोषण हो, जहां बालू है, जहां बालू की कमी है, जहां से नहीं निकाल सकते हैं, दिक्कत है, वहां नहीं निकालना चाहिए। सर्वे होना चाहिए कि भाई कहां बालू अधिक है, वहां से निकाल सकते हैं, यहां से नहीं निकाल सकते, और सर्वे करके जो है दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं। लेकिन ये दोहन हो रहा है। और सबसे बड़ा चीज जो आप बता रहे हैं अभिषेक जी, सरकार के खजाने में 1 रुपया राजस्व नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कि ये जो इतना जो शोषण हो रहा है प्रकृति का, 1 रुपया भी सरकार के खजाने में नहीं है। जो सरकार कह के आई जल जंगल जमीन के नाम पर, वो तो लग रहा है कि अगर 5 साल रह गई तो झारखंड में जल जंगल जमीन माइंस मिनरल्स कुछ बचने ये लोग नहीं देंगे, सब लूट के बेच देंगे, सब लूट के जो है ले जाएंगे। और ये अफसर की क्या औकात है, सब ऊपर से इशारा है, तो ये लोग सब ऊपर वाला मेहरबान, तो गधा पहलवान वाला हाल है। सब पहलवान बने हुए हैं, लूट रहे हैं ये लोग। सुष्मिता जी, कानूनी प्रावधान, मैं जहां तक समझता हूं एनजीटी को इसको लेकर के बहुत गंभीर रहने की जरूरत है। पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, पर्यावरण बोर्ड है, बाकायदा ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी इन सब चीजों को लेकर के, मैं अभी देख रहा था 1-2 दिन पहले कि झारखंड का पर्यावरण जो विभाग है, आरसीसीएफ है, पीसीसीएफ है, बहुत एक्टिव थे, रिम्स को लेकर के एक्टिव हैं। वो कह रहे हैं कि भैया जो वाटर बॉडीज उनको लेकर के एक्टिव हैं, तो एक्टिव हैं, तो बालू को लेकर के आप कहाँ एक्टिव हैं? नियम कानून क्या कहता है इसको लेकर के सुष्मिता जी? मतलब दिस इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द लॉज। सुष्मिता जी, देखिए, एनजीटी जो है वो सबको पता है, एनजीटी एक अलग स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए बहुत एक्टिव है ना। और दूसरी चीज है कि एनजीटी का जो ऑर्डर है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वायलेट किया गया है।
एनजीटी ने ऑर्डर पास किया है, सीएम को डायरेक्ट किया है कि संज्ञान लिया जाए, लेकिन शायद सीएम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। ठीक है। और झारखंड स्टेट स्टैंड माइनिंग पॉलिसी है जो 2017 का, उसमें बकायदे प्रॉपरली रूल बाय रूल सारा कुछ डिफाइन किया गया मतलब है कि वो क्या कहता है, वो किस तरीके, क्या बालू का खनन होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? देखिए, बालू का खनन, एक चीज मैं क्लियर कर दूं पहले, झारखंड स्टेट जो है 2 एरियाज में, 2 एरियाज में डिवाइडेड है। पहला तो शेड्यूल एरिया है, दूसरा है नॉन शेड्यूल एरिया। तो जो शेड्यूल एरिया है उस पे ग्राम सभा के पास कुछ पावर्स होते हैं जिसमें वो चलान कर सकता है, और वो वहाँ पे जितने भी माइंस है वो नॉन कमर्शियलाइजेशन के लिए हैं। और जो नॉन शेड्यूल एरिया है उस पे पंचायत राज का कुछ पावर होता है। और दूसरी चीज ये है कि इनका जो पावर्स है, ये लोग अपना पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ माफियाज एंड प्रशासनिक जो भी करप्शन है उसके वजह से। जी, अब क्या है, यहाँ पे बालू घाट जो होता है उसकी नीलामी होती है। हाँ, ठीक है जी। आप बता सकते हैं कि अभी तक में कितने बालू घाट, जितने भी बालू घाट है उनकी नीलामी हुई है? नहीं हुई है। नहीं हुई है। तो देखिए, जहां तक मेरा नॉलेज है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, मुझे तो ऐसा प्रॉपर नीलामी का कुछ रिपोर्ट प्रॉपर्ली नहीं मिला है। देयर इज नो रिपोर्ट, राइट। तो और दूसरी चीज है कि जब बालू की नीलामी होती है तो पर क्यूबिक फीट के हिसाब से ये डीसी के साथ जो पैनल्स होते हैं वो रेट तय करते हैं, राइट। तो जब नीलामी नहीं हुई तो यहाँ पे रेट कैसे तय किया जा रहा है? हाँ, ये तो पूरा क्लियर है कि ये अवैध माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, राइट। तब अब क्या है कि इसमें सब मिले हुए, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, ठीक है, डीसी मिला हुआ है, पूरा सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है, सिस्टम ही मिला हुआ है, राइट। सबका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और क्या है, अब सरकार को रॉयल्टी नहीं मिल रही है, इस पे किसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? बिचौलियों को फायदा हो रहा है, माफियाओं को फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी है बैकडोर से। अभी चूंकि मैं खुल के बोल रही हूँ, मैं खुद एक शेड्यूल ट्राइब हूँ, शायद मेरी भी जान को खतरा हो सकता है खुलेआम बोलने के इस पे, जो भी हो। तो ये सब जो है इसमें एक लिमिटेशंस भी है कि आप 3 मीटर के ऊपर अगर पानी मिल जाता है खनन के दौरान तो आपको खनन वहीं पे रोक देना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 मीटर के नीचे भी, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 मीटर है, 3 मीटर के नीचे आप डिग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग डिग कर रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि ब्रिज के पास 1 किलोमीटर अपर लिमिट और 1 किलोमीटर लोअर लिमिट में भी आप डिग नहीं कर सकते, यहाँ पे भी वही हो रहा है। जो पुल होता है अपर लिमिट 1 किलोमीटर और लोअर लिमिट 1 किलोमीटर, वहाँ भी नहीं हो सकता? जी नहीं, जी लेकिन आप यहाँ से बुंडू चल जाइए, सारी आपकी गलत तो अवैध है, खुलेआम अवैध तरीके से हो रहा है, इसमें कोई रोक नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब इसमें जितने भी रूल्स है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, आपका स्टेट रूल्स है जो भी एनवायरमेंट को लेके, माइनिंग रूल्स है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। चूंकि एनजीटी ने बहुत सारे ऑर्डर पास किए हैं और खुलेआम वायलेट किया गया है सरकार द्वारा, स्टेट ने वायलेट किया है बहुत सारे ऑर्डर। तो एनजीटी के पास क्या ये पावर नहीं है कि वो मतलब जब लगता है कि स्टेट अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या एनजीटी तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अलग से स्वायत्त संस्थान है, क्या एनजीटी खुद एक्शन नहीं ले सकता इन सब चीजों को लेकर? एनजीटी ने एक्शन लिया तभी तो अभी जाके गढ़वा का वो जो बालू माफिया है उसका गिरफ्तारी हुआ है ना रांची से। तो ये बट कुछ लिमिटेशंस होते हैं इनके पास भी कि पहला तो स्टेट को इंटरवीन करना है, यदि स्टेट फेल हो रहा है तब कुछ प्रावधान है, उसके बाद एनजीटी इंटरवीन करेगा। झारखंड को बचा लीजिए प्रभु, झारखंड को बचा लीजिए, कोई तो बचा लीजिए। अब इसमें है एक और तरीका है, मैं बोलूंगी कि पीआईएल के द्वारा जितने भी नंबर्स ऑफ पीआईएल्स फाइल किए जा सकते हैं, पीआईएल होंगे, हाईकोर्ट संज्ञान लेगा, हाईकोर्ट संज्ञान लेता है लेकिन उसके संज्ञान को भी तो फॉलो नहीं किया जाता, वायलेट किया जाता है, कुछ नहीं, हाईकोर्ट कुछ नहीं, ऑल इन ऑल सरकार है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये सबको पता है, पर्यावरण को बचाया ही नहीं जा रहा है। अब इस पे आगे और क्या बोला जाए? देखिए, ये बता रहे हैं बहुत, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं इससे पहले भी डिबेट में मैं आया था तो मैं कहा जिस गढ़वा की चर्चा हो रही है वहां मैं बताया था कि जहाँ वो कौन घाट है गढ़वा जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है, जिस घाट में, तो उससे जो है अभयारण्य जो है जीवों का जो बगल में 900 मीटर के दूरी पर है,
वर्ल्ड जो है ये जिसको बोलते हैं जहाँ जानवर सब हैं, का जो है, वहाँ 900 मीटर के दूरी बॉर्डर पर है वो, हाँ, यूपी गढ़वा उसमें एनजीटी ने रोक लगाए हुए है कि भाई ये आप 5 किलोमीटर या कितना किलोमीटर के अंदर आप 10 किलोमीटर तक आप जो नहीं कर सकते हैं खनन, तो वहां पर खनन हुआ है। और पीआईएल जी बात हो रही है, सौरभ करके कोई पीआईएल में गए थे वहां, सौरभ करके कोई है जो पीआईएल में गए थे, उसके बाद जो एक गिरफ्तारी हुई है। अब आप एक चीज बताइए कि माइनिंग के सेक्रेटरी, माइंस मिनरल्स के सेक्रेटरी हैं जो हैं, वही जो है एमडी है आपके इसके जेएसएमडीसी के, दोनों सेम हैं। आप बोलिए कि माइंस मिनरल्स के सेक्रेटरी अपने आप पर खुद एमडी पर के एफआईआर करेंगे क्या? मैं खुद मैं ही सेक्रेटरी हूं और मैं ही एमडी हूं जेएसएमडीसी का, और वहां उस रोक के बाद भी वहां पर खनन जारी था। और सौरभ करके कोई कोर्ट में गए थे, मेरे पास कागज है, पीआईएल में गए हैं, तब जाकर के वहां रोक लगा है गढ़वा वाला जिसकी चर्चा ये कर रही हैं, तो वहां जाकर के रोक लगा। रोक लगने के बाद जो है, और तब बताइए उसमें तो जेएसएमडीसी का वो ये घाट है, जेएसएमडीसी उसको ऑक्शन लिए हुए है। और जो बना रहे बालू का ऑक्शन तो हुआ ही नहीं। अभी जो बालू, अभी प्लान जो आगे का है, जो भविष्य का प्लान है, उसमें जेएसएमडीसी सारे बालू को खुद का ही ऑक्शन ले चुका है जेएसएमडीसी, और वही माइनिंग्स के नाम पे टेंडर करते हैं वही सेक्रेटरी, और वही एमडी बन के सारा ले लिए। और लेने के बाद वही करेंगे कि 5 टन बालू, अगर 500 सीएफटी बालू जाएगा तो पैसा 500 सीएफटी का जमा होगा, और जो है सो 1000 सीएफटी बालू जाएगा। नुकसान जेएसएमडीसी को होगा तो सरकार को नुकसान हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बात करेंगे झारखंड, और झारखंड के लोगों के, यहाँ के आदिवासी, दलित, मूलवासी, यहाँ के रहने वाले लोगों की बात करेंगे, और काम करेंगे किसके लिए? तो दिल्ली के, बॉम्बे के, बाहर के ठेकेदारों को उसी में बालू देंगे। राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं और उसी में बालू देगी ये सरकार, उन्हीं लोग को, और यही तैयारी है। जवाब ले लेता हूँ राजीव जी, साफ साफ मतलब बीजेपी का यही आरोप है कि देखिए ये जो जितना बालू का खेल चल रहा है सब सरकार के इशारे पर चल रहा है, इसीलिए सरकार एक्शन लेने से डर रही है। राजीव जी देखिए, सरकार एक्शन लेने से कतई नहीं डरती। मैं तो डिबेट में थोड़ा देर जुड़ पाया टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत वैसी। पूरा का पूरा आयरन ओर लुटवाने वाले लोग जो हैं, और जिनके मंत्री कैबिनेट की बैठक में फाइल साइन नहीं करने वाले लोग हैं, वो हमारे ऊपर उंगली ना उठाए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ कोई भी बचने वाला नहीं है। आपने संज्ञान में लाने का प्रयास किया है, मैं आपको साधुवाद देता हूं। एक एक व्यक्ति जो दोषी है वो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, और सबके साथ जो है ना उचित कार्रवाई होगी। अब सरोज सिंह जी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है सरकार को, मुख्यमंत्री पर होगी, पहले उनको पूछना चाहिए कि 7 ब्रदर्स वाले जो घोटाला हुआ उसमें क्या हुआ और कितना हुआ। मेरा एक प्रश्न ले लीजिए ना, मुख्यमंत्री पर होगा कंबल घोटाले वाले रेणु पर्रिकर जी को लेके आए क्या कि नहीं? मुख्यमंत्री जी पर होगा कि नहीं अपने? अरे भैया, कंबल घोटाला जो आपके मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रेणु पर्रिकर, कहाँ है? इसका जवाब तो दे दीजिए ना। लीजिए। अरे भाई, मुख्यमंत्री जो आपके थे उनके बेटे बाकी बात लोग जो कहा क्या व्यापार कर रहे थे उस पर बात कीजिए ना। देखिए भैया, दिक्कत क्या है ना, पिछली सरकार में चर्चा हो रहा है, लूट मचा हुआ है। इस सरकार में आप चले जाइएगा, तो पिछले सरकार में हो रहा था तो आप भी करिएगा क्या? मान लीजिए आप बात हो रही है अभी का, चल जाइएगा आयरन ओर पे। हम कहाँ मान रहे हैं? नहीं तो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत रहिए ना। ये मैं तो 3-4 महीने में 6ठे बार बहस पर आ गया बालू के लिए। नहीं, मैं तो बालू वाले मुद्दे पे पहली बार आया, मैं तो बालू पर मैं पहली बार आया। भावना जैसी ये कहावत आप जो है हमेशा सुनाते हैं, और उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। उस पर बताइए ना कार्रवाई क्या होगी, उस पे तो कहिए ना, पिछले पर मत जाइए ना राजीव जी। कार्रवाई क्या होगी वो बताइए, क्या करिएगा इस भाई? एक काम करते हैं, आप निश्चिंत रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को सुनिएगा जरूर। मैं चाहता हूं सरोज जी भी सुने, मैं चाहता हूं कि राजीव जी भी सुने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नजर इधर उधर गई अगर तो फिर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, और कंफ्यूजन हो जाएगी तो आप कहानी का मजा नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है तब से
जब योगेंद्र बड़ाइक जो हैं वो डीएमओ हुआ करते थे गढ़वा के। अब हुआ ये कि गढ़वा जिला में अजय रस्तोगी नामक व्यक्ति का बालू डंप राणाडीह में चलता था। वो डंप गढ़वा जिला का नहीं होने के कारण स्थानीय लोग जो है, बालू घाट वहां पर मिलता नहीं था, बालू उस बालू घाट पर बालू, तो लोग अक्सर कंप्लेन करते थे कि भाई इस बालू घाट पर हमको बालू मिल नहीं रहा है, बालू घाट पर बालू मिल नहीं रहा है। तो योगेंद्र बड़ाइक जो डीएमओ थे उन तक भी शिकायत पहुंची। योगेंद्र बड़ाइक जो है वहां पर छापा मारने के लिए पहुंचे। आज जब वो छापा मारने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बालू घाट पर सच में बालू बिल्कुल जीरो है। लेकिन बालू घाट का जब उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो देखा कि भैया यहां पर तो दिखा रहा है कि 11,13,560 स्क्वायर फीट बालू यहां पर मौजूद है। बोले यार यहाँ का कागज में तो तुम 11 लाख स्क्वायर फीट बालू दिखा रहे हो और सच में बालू जीरो है। तो इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब कैलकुलेशन करिएगा तो ये 11 लाख स्क्वायर फीट जो बालू है ये लगभग 9 करोड़ के आसपास का आता है। अजय रस्तोगी, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा तो पता चलेगा कि अजय रस्तोगी जो है वो सिर्फ चेहरा थे, असल में ये बालू घाट ब्रह्मदेव प्रसाद नाम के एक शख्स का था जो बालू माफिया के नाम से जाना जाता है। चलिए यहां तक बात हो गई। तो डीएमओ ने क्या किया कि एक चिट्ठी लिखी माइंस डायरेक्टर को। उन्होंने लिखा कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ऑनलाइन में 11 लाख दिख रहा है, तो आप एक काम कीजिए उसको भी जीरो कर दीजिए, क्योंकि बालू का यहाँ पर खेल चल रहा है। ब्रह्मदेव प्रसाद और एन टीम को लगा कि भाई यहाँ तो भैया खेला हो जाएगा, 9 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। योगेंद्र बड़ाइक ने चिट्ठी भेज दी है तो कुछ ऐसा मैनेज किया गया, कोशिश की गई कि भैया यहाँ योगेंद्र बड़ाइक की जगह एक ऐसे आदमी को लाया जाए जो इनको फायदा पहुंचाए। रातों रात खेल हुआ और डीडीएम थे पलामू के, उनका नाम था राजेश पांडे। राजेश पांडे ने आदेश जारी किया कि योगेंद्र बड़ाइक को यहां से हटाया जा रहा है और यहां का इंचार्ज अब डीएमओ बनाया जा रहा है संजीव कुमार को। संजीव कुमार वो अधिकारी हैं जिनको बालू के खेल का मास्टरमाइंड कहा जाता है। बालू का खेल हुआ और उसके बाद फिर चालान जारी हो गया, इनको पोस्ट से हटा करके। सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है बाकायदा इस आईडी पर 412159912001 में। आप कोई मांगेगा अगर कोई संज्ञान लेना चाहता है, किसी को सच में मन में है कि हाँ जांच होनी चाहिए, तो हमसे आकर के ले लीजिएगा सबूत। मैं बता दे रहा हूं, सबूत चेक कर लीजिएगा। योगेंद्र बड़ाइक अब भी वेटिंग फॉर पोस्टिंग है, वहां पर संजीव कुमार को दे दिया गया। बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ये तो स्थिति है। राजीव जी, मैंने पूरा सच सामने ला करके रख दिया, बालू के खेल की इनसाइड स्टोरी रख दी। आप सरकार के एक दल के प्रतिनिधि के तर्ज पर यहां पर हैं, आपके संज्ञान में भी ला दिया है। अब हमारी बस बदलाव का, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं आप भी और हम भी। महात्मा गांधी कहते हैं कि बदलाव का पहला तरीका यही है कि अपने आप से शुरुआत करनी है। राजीव रंजन से ही शुरुआत करनी है। क्या इस गलत चीज का विरोध राजीव रंजन करेंगे? बिल्कुल करेंगे अभिषेक जी। राजीव रंजन जी बराबर गलत चीज का विरोध करते आए हैं, लेकिन मेरा एक आग्रह होगा जी कि आपको जो हमारे साथी दल के लोग हैं उनको भी पैनल में बुलाना चाहिए था, क्योंकि इस विभाग के बारे में ना तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, जो मैं अखबारों के माध्यम से या आप मीडिया के साथियों के माध्यम से जो चीजें जानता हूं, समझता हूं, अगर वो चीजें आपने हमारे संज्ञान में लाई हैं तो निश्चित रूप से मैं इन चीजों की ओर अपने दल के जो लीडर हैं यहाँ उनके संज्ञान में भी लाऊंगा और सरकार के संज्ञान में भी व्यक्तिगत तौर पर भी लाने का प्रयास करूंगा। मैं कभी सरोज जी देखिए अब इसमें राजीव भाई कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पे लाएंगे, व्यक्तिगत तौर पे मुझे जानकारी नहीं है, सरकार के लोग को बुलाना चाहिए। तो सरकार के मंत्री थोड़े आएंगे यहाँ पे, और मंत्री भी तो मुख्यमंत्री हैं इस विभाग के। तो सवाल ये है कि राजीव भाई का ये कह देने से तो जान नहीं बचेगा ना कि मैं सरकार के संज्ञान में लाऊंगा। सरकार ठीक है, राजीव जी ने कहा है, लेकिन राजीव भाई इस तरह के कई बार कह चुके हैं बचेगा तो हम यहाँ चलान या कमान काट दें। राजीव भाई कई बार कह चुके हैं कि मैं सरकार के संज्ञान में लाऊंगा, तो आए गए बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार के संज्ञान में नहीं है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। सरकार के संज्ञान में है और आप जब चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, और एक महीने आप तो 3 महीने से बालू का खेल दिखा रहे हैं, 4 महीने से, तो सरकार के संज्ञान में नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता। इसका मतलब ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें पूरी तरह से लिप्त है, और कहीं ना कहीं लिप्त कहीं नहीं पूरा लिप्त है, तभी ये खेल चल रहा है। और जो पूरा ये बालू का, बालू ही नहीं, ये तो बालू का आप दिखा रहे हैं, बालू पे चर्चा, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
ये बालू ही नहीं, बालू, कोयला, पत्थर, हर चीज का, और जो जिस चीज का भी शोषण हो रहा है, किसी का रेवेन्यू सरकार के खाते में नहीं आ रहा है। राजीव जी सब जो जवाब है देना ऐसे चाहेंगे? ही धड़ल्ले से जारी है, इससे सरकार को भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है। जी अभिषेक, हाँ जवाब दीजिए ना हेलो। राजीव जी, बोलिए ना। क्या बोल रहे थे? नहीं मैं चाह रहा हूं कि सरोज जी जो बोल रहे हैं उसका आप आवाज जवाब कट दे कट दीजिए। क्या आ रही है आपकी? सरोज जी जो बोल रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि लूट मची हुई है, सिंपल। हेलो, हाँ राजीव जी, सरोज जी का ये कहना है कि लूट मची हुई है। अरे आवाज नहीं आ रही है भाई आपकी। हेलो? मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार इस टेक्निकल हेलो? समस्या का समाधान करें। कम से कम राजीव जी तक हमारी आवाज तो जानी चाहिए। हमारे साथ सुष्मिता जी हैं। सुष्मिता जी, तमाम चीजों को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक पॉइंट है जिस पर देखिए चर्चा नहीं हो रही है, वो है पर्यावरण, एनवायरमेंट। आप देखेंगे इन सब का नुकसान ये है कि कल को न जल रहेगा, न जंगल रहेगा, न जमीन रहेगी। स्थिति ये स्थिति अगर रही, कौन सा पुल बचेगा? बालू नहीं रहेगा तो कौन सी नदी बचेगी? ये तो स्थिति है। सुष्मिता जी, इसको लेकर के कोई सीरियस ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, जैसा कि कह रहे थे राजीव जी कि सरकार के संज्ञान में नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। और मैं यही बोलूँगी कि जितने भी थ्रू द न्यूज़ आर्टिकल्स, थ्रू मीडिया, कोर्ट के जो ऑर्डर्स है, उनसे तो यही पता चलता है कि सरकार को सब कुछ मालूम है। सरकार इज द बैकडोर स्टफ, है ना, सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। तब ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार के संज्ञान में नहीं है? एनजीटी ने 2017 में, चलिए पिछला बात ले ले, 2017 में भी ऑर्डर पास किया था कि सरकार को इस पे संज्ञान लेनी चाहिए। क्या सरकार ने कुछ किया? उस समय भी सरकार ने कुछ नहीं किया, आज भी कुछ नहीं किया। आज भी कुछ नहीं कर रही है। ये तो आज की बात नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। मतलब सरकार किसी की भी रहे, मतलब ढाक के तीन और पात ही है इस देखिए, मामले ये में। जो मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है 1957 का, इसमें भी सेक्शन 3E में दिया हुआ है रिगार्डिंग दी प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग। पर कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए, रातों रात ट्रक पार होता है, इलीगली बालू भर भर के ट्रक पार हो रहा है, चेक पोस्ट बने हुए हैं। पुलिस रोकती है क्या? पुलिस के पास तो है पावर, पुलिस को रोक के FIR कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? एक एक ट्रक पे, पर ट्रक के हिसाब से, पर व्हीकल 10 लाख का फाइन है, ठीक है? पर क्यूबिक फीट या पर क्यूबिक मीटर लेके बोलिए, अगर पकड़ाया है यदि बालू का व्हीकल, तो 5 लाख रुपया का उसमें फाइन है। कुछ हो रहा है क्या? आप बता सकते हैं? कोई रिपोर्ट है इस पे? कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है कि चार्ज हुआ है? मैं राजीव जी से ही इसका जवाब ले लेता हूँ। राजीव जी, देखिए, सरकार कोई सी भी आरोप यही है कि भैया यही लूट मची रहती है। हो सके तो राजीव जी का फोन का ही ऑडियो दे दीजिए। राजीव जी से संपर्क बार बार कट जा रहा है हमारा। राजीव जी से संपर्क कट जा रहा है, बार बार फोन कट जा रहा है हमारा। मैं माफी चाहूंगा। सरोज जी, देखिए, आरोप तो आपकी सरकार जब थी तब भी यही लग रहा है कि भैया उस समय भी यही हो रहा था। देखिए, एक बात मैं बता दूं, झारखंड की जनता जानती है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, आप भी उस समय थे। देखिए, बालू, मैं पहले भी कहा कि बालू तो निकलता है, बालू का इस्तेमाल भी होता है, विकास के सारे काम में भी बालू लगते हैं, घर बनाने में भी लगता है, इंडिविजुअल भी लगते हैं, सरकार के भी काम में लगते हैं। बालू का जो है दोहन हो, शोषण नहीं हो। मैं पहले ही इस बात को कहा। बालू निकलता था, बालू का टेंडर भी होता था। ऐसा नहीं कि पिछले सरकार में टेंडर नहीं हुआ, पिछले सरकार में बजाबते टेंडर हुआ, घाटों की नीलामी हुई, और नीलामी के बाद जो है सो सरकार के जो प्राइवेट लोग हैं, जो झारखंड के ही लोग हों या बाहर के जो भी हो, जो टेंडर में पार्टिसिपेट किए होंगे, और झारखंड के ही लोग होंगे मैक्सिमम, जो है सो बालू में पार्टिसिपेट करके बालू निकाल रहे होंगे। ये बात सही है कि हो सकता है कि उसमें एनजीटी का जो कहीं पर पालन नहीं हुआ होगा पिछली सरकार में, मैं मान सकता हूं। लेकिन बालू का टेंडर हुआ था, तो उसके बाद बालू निकल रहे थे, बालू जो है। लेकिन आज जो है क्या हो रहा है, बिना टेंडर के, बिना एक, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो बार बार वही कह रहा हूं ना कि शोषण हो रहा है प्रकृति का, लेकिन उसका पहले तो शोषण नहीं होना चाहिए, उसका दोहन करिए, जितना इस्तेमाल करना है उतना ही करिए। लेकिन उसके बाद जो है सो शोषण भी हो रहा है और राजस्व में पैसे भी नहीं आ रहे सरकार के। सवाल वहां खड़ा होता है कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं आ रहे हैं। राजीव जी जवाब दे देंगे। और बालू का टेंडर नहीं हुआ अभी तक,
और अब जो है जेएसएमडीसी उसको टेंडर लेकर सारे घाटों को लेकर के और वही खेल करने वाला है जो खेल आप बता रहे हैं। मैं राजीव जी जो देने वाला है। राजीव जी से ही जवाब ले लेता हूं। राजीव जी, देखिए मेरा फोन कट गया था, मैंने जी, पूरी जी। बातों को सुना नहीं, आप एक बार सवाल दोहरा दीजिए। सिंपल, सभी लोगों को देखिए, एक अधिवक्ता बैठी हुई है और विपक्ष के नेता भी बैठे हुए हैं, सब लोगों का यही कहना है कि लूट मची हुई है और लूट को समर्थन सरकार का है। अब देखिए, जहां तक विषय है कि मैं तो इस विषय, मैंने पहले ही कहा कि मैं इस विषय के बारे में पूरी तरह से जानकार नहीं हूं। या कुछ सवाल हुआ है बालू घाट पर, उस पर डिस्कशन होगा। मैं बाहर से आ रहा था, आपके डिस्कशन में आ गया। जी जी। लेकिन जो विषय जब मेरे संज्ञान में आया है, सरोज जी कहते हैं कि बार बार आते हैं, ये कहते हैं, तो मेरा भी निवेदन होगा जी कि हमारे साथी दल के लोगों को भी बुला लिया कीजिए जी जी। कभी, क्योंकि जिस विषय की जानकारी मुझे नहीं है, मैं उस पर कितना बचाव करूं। मैंने कहा कि मेरे पास जानकारी अगर आई है तो मैं निश्चित रूप से सरकार के और अपने दल के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं या विधायक दल के नेता हैं, इन सारे लोगों के संज्ञान में इस विषय को लाने का काम करूंगा। तो इसमें कहाँ ये है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त दिया हमें और आपने अपना पक्ष भी रखा कि हाँ भाई आप संज्ञान में लाने का काम करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि भाई अगर संज्ञान में नहीं है किसी के ऐसे, तो मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कोई अगर ये बात कहता है कि मैं सबके संज्ञान में लाने की कोशिश करूंगा। कोई ऐसा भी है झारखंड में जिसके संज्ञान ये कटाक्ष वाली बात नहीं है अभिषेक जी। जी अभिषेक जी हाँ बोलिए ना। आप हर बात में उसको सटारिक मोड में मतलब, तो भाई अब आप बोल रहे हैं कि आप संज्ञान में लेकर के आएंगे, तो भैया मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि भाई ऐसा भी कोई है जिसका संज्ञान में नहीं है तो आप ला करके आइए संज्ञान में। सटायरिक क्या है, मैं तो साफ और सटीक शब्दों में बोल रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं सरोज सिंह जी की जैसा नहीं ना कह रहा हूँ कि भाई हाँ हुआ होगा, उस समय हमको पता नहीं था। हाँ। अभी मैं बैठ करके हमको सब कुछ पता हो गया, एक एक चीज पता हो गया कि कैसे होता है। ये सब चीज पता है इनको ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत ऐसी, इनको हर घाट का पता है कि कहाँ से चोरी हो रही है। इनको अपने वाले पता नहीं है, लेकिन पिछले बार वाले का इनको भी बहुत पता है। इनको अभी वाले का पता नहीं है, संज्ञान में लेंगे, लेकिन पिछले वाले का सब कुछ पता है। मैं तो दिखा दूं, अभी बता रही थी सुष्मिता जी की 1 किलोमीटर जो है 2 किलोमीटर जो पुल के दायरे से बाहर करना है। मैं दिखा रहा हूं कि पुल के जो पिलर है उसके पास से जेसीबी से पॉकलेन से निकाला जा रहा है। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिया भी था, आप चलाए भी थे। जो आप भी लेकर के आए थे एक जगह का, वो बुंडू का और वहां नहीं तेलमोचो के पास जो भोजुडी ब्रिज का पिलर के पास से ही निकाल रहा है, पिलर के पास से ही निकाल रहा है लोग। हद हो गया है एकदम। और पुल धस रहे, कई पुल तो गिर गए, और आपके यहाँ तो स्टोरी चला है पुल गिरने का। हाँ तो ठीक है, वो सरकार के संज्ञान में वो अपना धर्म निभाएंगे। नहीं ठीक है, राजीव भाई से मैं आग्रह करूंगा आज इस डिबेट में कि इस संज्ञान में उनकी बातें आ गई, कम से कम जो अफसर को जो हटा दिया गया है उसको तो कम से कम 1-2 दिन के अंदर करवा दीजिए। ईमानदार आदमी है, उसको तो रिवाइवल करा दे तुरंत, उसको उस जगह पर हाँ उसको रखवा दे। इतना तो करें, संज्ञान में आ गई है, सरकार के भागीदार है। जैसे आपके पुराने साथी ब्रह्मदेव प्रसाद जी ने उसको हटवाने का काम किया है ना, वैसे मैं पुराने साथी होगा ब्रह्मदेव करवाने का प्रयास करूंगा। उसे जहां तक होगा, अब इनके राज में लूट मचाए हुए मेरे पुराने साथी हो गए, चैनल में कुछ भी कह दीजिए। यही तो दिक्कत है कि कुछ भी कह दीजिए, आप सफाई देते रहिए। हद हो गया राजीव भाई। अरे आपसे अभी तो उससे संज्ञान लेकर के उसको रखवा दीजिए, बेचारा ईमानदार अफसर है। अब तो संज्ञान में आपके आ गया। मैं आ गया तो मैं कहूंगा, मैं करवाऊंगा, मैं देख रहा हूँ, मैं प्रयास देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो सरकार जल जंगल जमीन के नाम पर जो सरकार आई, यहाँ के लोगों के नाम पर आई, यह सरकार आती है यहाँ के लोगों के नाम पर बालू बम्बे के लोगों को बेचने लगती है। सरकार यहाँ के नाम पर आती है, जल जंगल जमीन के नाम पर आती है ये सरकार, और जल जंगल जमीन की लूट शुरू कर देती है। यही दिक्कत है। और पूरा सब कुछ खेल जो चल रहा है सरकार के नाक के नीचे। और ये भी जो माइंस और मिनरल्स का जो लूट है, इस लूट में ये तो स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है।
मुख्यमंत्री जी के हाथों में विभाग है, उनको ठीक करना चाहिए। नहीं तो वो मुख्यमंत्री जी के हाथों में है तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उनका फेलियर है, कि मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे सब चल रहा है, तो ये माना जाएगा कि या तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे या उनकी सहमति है। अब मैं क्या बोलूं इसमें, मैं मतलब मुझे एक सवाल और है। एक दर्शक पूछ रहे हैं, मतलब सरोज जी स्पेशली आपसे पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से कुछ विशेष दुश्मनी, ये फोन पर आया कि मुख्यमंत्री जी से कुछ विशेष दुश्मनी है क्या? टॉफी और कंबल की जांच करने के लिए दे दिया तो आप भी माइन सब खोजने लगे हैं? नहीं देखिए, मैं ये दर्शकों का सवाल है, मैं ठीक है, दर्शक का सवाल अच्छा है। मेरा ये कहना है टॉफी का जांच हुआ है तो जांच हो रहा है, मुख्यमंत्री जी जांच करना चाहिए, उसमें कहें तो जो सारी चीजों का जांच करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी, मैं मान लिया कि मुख्यमंत्री जी नहीं है इसमें, मैं मान लिया, तो क्या माइंस और मिनरल्स मुख्यमंत्री जी का विभाग है, उनका विभाग है। इतना बड़ा जो है माइंस मिनरल्स में लूट मचा हुआ है, उनके विधायक सदन में खड़ा होकर बोल रहे हैं कि दिन में पहाड़ रहता है, सुबह समतल हो जाता है, रात में पहाड़ रहता है, सुबह होते होते समतल हो जाता है। उनके विधायक कह रहे हैं इस तरह का पूरा तांडव मचा हुआ है, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। तो इसका मतलब कि या तो वो फेलियर है और या तो उनकी मिली भगत है, यही माना जाएगा ना, यही माना जाएगा। अब वो तो राजीव जी बताएंगे। राजीव जी को आप बार बार ऐसे ही कह रहे हैं। मैंने तो राजीव भाई के पास ये विभाग नहीं है, कह दीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, विभाग मेरे पास नहीं है, मेरे पास विभाग नहीं है और अफसोस भी है उसका। राजीव जी की एक चीज बहुत अच्छी है, मैं लेकिन नेशनल चैनल पे बैठ करके बोल रहा हूँ, राजीव जी में एक चीज बहुत अच्छी है। अच्छी चीज ये है कि गलत को गलत और सही को सही बोलने का वो मादा रखते हैं, चाहे भले हंसते हुए बोले, मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन सही को सही और गलत को गलत वो बोलते हैं। मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। राजीव जी, इसके लिए तो आप साधुवाद के पात्र हैं। जी धन्यवाद कि आपने मेरे को साधुवाद किया, और मैं बार बार आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर विराम लगे जी। और निश्चित रूप से यह विषय जो है संवेदनशील विषय है, और जो पुल गिरने का मामला या जो वीडियो की आप दिखा रहे हैं या चर्चा हो रहा है कि पुल के नजदीक से दोहन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और गलत को गलत ही कहूंगा, इसको सही नहीं कह सकता मैं। जी। इतना आश्वस्त रही। सुष्मिता जी तमाम चीजों को सुन रहे हैं, आप भी सुन रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, ठीक है। मैं भी झारखंड का बच्चा हूँ, आप भी झारखंड की बच्ची है, ठीक है। दुख होता है इन चीजों को सुनते हैं। दुख ऐसे होता है कि मतलब इसमें पिसता कौन है? पिसता वो है जिसको एक ट्रैक्टर बालू चाहिए घर बनाने के लिए। पिसता वो है जिसकी घर चू रही है, बहुत मुश्किल से उसने पता किया तो पता बोला कि 10,000 रुपए एक ट्रैक्टर आपको देंगे। आए तो क्यों 5,000 रुपए ट्रैक्टर तो मिलता है, कैसे 10,000? बालू बहुत मुश्किल से मिल रहा है। जबकि यहाँ देखिए बालू तो उत्तर प्रदेश जा रहा है, बालू तो बिहार जा रहा है। तो हम झारखंडी हमेशा से ऐसे ही ठगे जाते हैं, हमेशा से यही स्थिति है। सुष्मिता जी बिल्कुल। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, थोड़ा हटके है ये, कोल माइंस को लेके, कोल माइनिंग को लेके। ये जो अडानी पावर प्लांट के बारे तो आप सबको पता है, जो ऑस्ट्रेलिया से रॉ मटेरियल्स मंगाने की बात हुई और इस पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके ये लोग कह रहे हैं कि उसको बांग्लादेश भेजा जाएगा, राइट। तो अब ये भी कहा जाएगा कि ये सरकार अगर वो ये कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है बाहर से रॉ मटेरियल मंगा के, कितने खर्चे हो रहे हैं, उसको रोड टैक्स देना हो रहा है, बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो इस पे भी सरकार इनको सहायता कर रही है, तभी तो ये करे। सरकार की बिना मंजूरी के ये लोग पावर प्लांट स्टैब्लिश कर सकते हैं, सरकार की बिना मंजूरी के ये लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी बाहर संभव ही नहीं। तब ये सब क्या है? ये सब तो एक तरह से इलीगल चीज ही हो रही है, खुलेआम हो रही है। तब भी कहते हैं कि सरकार के संज्ञान में नहीं है, तो कैसे नहीं है? हर सरकार को मालूम है। अडानी पावर प्लांट लाने वाले तो आप ही लोग थे ना। देखिए अडानी पावर प्लांट तो पावर तो चाहिए ना, पावर तो चाहिए। मतलब पावर किसको चाहिए? देखिए जीडीपी जब देश को, देखिए जीडीपी मैं बता रहा हूँ, सवाल डंके की चोट पर पूछ देता हूँ, यही दिक्कत है। जीडीपी जो है, जो हमारा जीडीपी है, तो एक जीडीपी होता है, एक जीएनपी होता है। जीडीपी जो है वो हमारा जो जीडीपी देश में जो उत्पादन होता है वो हमारा एक साल का वही हमारा जीडीपी है। लेकिन जीएनपी, उस जीडीपी में जो विदेश फॉरेन की कंपनियां हैं वो भी अगर उत्पादन करती है तो वो भी जीडीपी में आता है। मान लीजिए टाटा जो है 100 रुपये का उत्पादन किया और एलजी कंपनी भी 100 रुपये का उत्पादन किया, तो 200 रुपया देश का जीडीपी हो गया। लेकिन ये जीडीपी 200 रुपये का हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन जीएनपी जो होता है, जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं,
तो जो एलजी कंपनी है वो जो 100 रुपए का उत्पादन किया वो जो है जीडीपी में नहीं आता है, वो सिर्फ वो जीडीपी में आता है, जीएनपी में आएगा, केवल डाटा का जो उत्पादन है वही। तो अगर हमारा और हमको अगर विदेशों में अगर भेज रहे हैं तो देश में तो करेंसी भी आ रहा है, तो जीएनपी भी तो बढ़ रहा है हमारा ना, जीडीपी के साथ तो सरकार तो उद्योग धंधा को तो बढ़ावा देगी, उससे रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। सुष्मिता बोले ना, बोलिए। देखिए मैं कोई पार्टी विशेष बिल्कुल नहीं कर, हम और आप झारखंड के बच्चे, हम लोग झारखंड की बात करेंगे। बोलिए। प्लांट लगाना है, जी जीडीपी भी बढ़ाना है, जीएनपी भी बढ़ाना है, रोजगार भी बढ़ाना है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन इसमें कितने आदिवासियों का दोहन हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना सर। नहीं वो एक अलग इशू है, हाँ वो राजीव जी, और उसके लिए काम गंभीरता से होना चाहिए। नहीं ठीक है, मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हो गया था, मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हो गया था, हम सहमत हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हो गया था क्योंकि आप ही के सांसद ने जीडीपी को खारिज किया था संसद में, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आप जीडीपी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसीलिए बस थोड़ी सी मजाक की बात थी और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सीरियस इसको लेना नहीं है। राजीव जी बहुत शुक्रिया, देखिए संज्ञान में लेकर के आइए, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं क्या राजीव जी, कुछ कहना चाह रहे हैं राजीव जी? हाँ राजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमस्कार कर लिया। नहीं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं नमस्कार कर लिया मैं। जी मैं लाइट मोड में इसको खत्म कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस था, ठीक है। अब मैं भी जाकर के थोड़ा जीडीपी वीडीपी पे पढ़ लूंगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया सरोज जी आपका, और सबसे ज्यादा शुक्रिया सुष्मिता जी आपका, इसलिए आपका कि देखिए झारखंड की बच्ची, आप झारखंड का बच्चा हूं मैं, और झारखंड की बात हुई है, ठीक है। बालू की चोरी से नुकसान हम झारखंडियों का हो रहा है, हमारे ही जेब पर डाका है। मुझे अगर घर की छत डालनी है तो दुगना तिगुना पैसा डाल करके और उसके बाद फिर एक ट्रक जो है बालू खरीदना पड़ेगा। तो सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए आपको बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया दर्शकों को भी। फिलहाल डंके की चोट पर यहीं तक, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।